जिस कुवैत ने आज से कुछ दिनों पहले भारतीय राजदूतों को नूपुर शर्मा के मामले में तलब किया था, अब उसी कुवैत में भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट करने वाले पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और कुछ अराजक भारतीयों को भी वापस डिपोर्ट करने का फैसला लिया है। जो लोग इस बात का हल्ला मचा रहे थे कि अरब देशों के आगे भारत झुक गया, क्या वो मानेंगे कि ये भारत की कूटनीतिक जीत है? नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं द राजधर्मा। आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा। सर, स्वागत है आपका। किस तरीके की जीत समझते हैं इसको कि जिस कतर ने, कुवैत ने, माफ़ कीजिएगा, भारतीय राजदूतों को तलब किया था कुछ हफ्ते पहले, वो अब भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को वापस भेज रहा है? देखिए, आप यदि रामचरितमानस पढ़े हैं तो तुलसीदास ने क्या लिखा है, बिन भय होत न प्रीत गोसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होता। भगवान राम ने हाथ जोड़ के सागर को कहा कि मुझे श्रीलंका जाने दो, मुझे पैसेज दो। 2-3 दिन तक प्रार्थना करते रह गए, नहीं माना। जब तीर निकाले तो सामने खड़ा हो गया सागर कि प्रभु जाइए, और ये टेक्निक अपना, ये पत्थर डालिए, राम लिखा होना चाहिए, वो फ्लोट करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि एक गैंग है, हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की एक इकोसिस्टम है। वो इकोसिस्टम में कौन कौन लोग हैं, ये प्राइमरली, क्योंकि आपने कुवैत पर प्रश्न पूछा है तो मैं रिस्ट्रिक्ट करूँगा अपने आप को। ये जो 57 मुस्लिम देश हैं, वो इकोसिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं। कहानी शुरू होती है कि अमेरिका हिंदुस्तान से बहुत खफा है। क्यों? अमेरिका चाहता था कि हिंदुस्तान यूक्रेन के युद्ध में रूस का साथ छोड़े और हमारे साथ आए, रूस की निंदा करे। हिंदुस्तान ने नहीं किया। तो एक कहावत है, हम बिहार के हैं, कहावत है, खिसियाल बिलाई खम्बा नोचे। तो खम्बा नोच रहा है। नंबर कैसे नोच सकता है? पहले उसने कटार को पकड़ा। कटार क्यों? कटार में अमेरिका के 3 मिलिट्री बेसेस हैं। तो एक मिलिट्री जहाँ बेस होगा तो आपकी तो वो पकड़ होगी ना उस देश में। तो उसने कटार को भड़काया, शुरू हो जा तू। तो हिज मास्टर्स वॉइस ने कहा शुरू हो जाए, वो शुरू हो गया। जंप तो कर गया, जैसे यूक्रेन फंस गया अमेरिका के करने पे, वैसे कटार फंस गया। उसने वो तो उछल तो लिया, लेकिन वो नहीं जानता है कि आज का हिंदुस्तान मोदी का हिंदुस्तान है, मोदी जी का हिंदुस्तान है, एक नया हिंदुस्तान है। वो जो पुराने जमाने की तुष्टीकरण की राजनीति है वो नहीं चलेगी। जैसे ताज में जब बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था तो एयरफोर्स ने कहा था कांग्रेस सरकार को कि मुझे मौका दो, मैं एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता हूँ। सरकार नहीं मानी। क्यों? तुष्टीकरण। क्यों? वोट्स। ऐसी बात नहीं है। अब 60 समाज चरित्र का पॉलिसी है सरकार का। और कूटनीति की जो गरिमा और जो परिपक्वता और जो सफलता हमारे देश में आज पहुंच चुकी है जिस ऊंचाई पे, वो काबिले तारीफ है। जो लोग कहते हैं मोदी जी झुक गए, ये हो गया, वो हो गया, वो नहीं जानते कि शेर जब अटैक करता है तो पहले ज़मीन से सटता है, उसके बाद जंप करता है। तो मोदी जी जब ज़मीन से सटते हैं तो कुछ बेवकूफ़ लोग हैं, वो समझते हैं वो डर गया, मोदी डर गए, मोदी डर गए। वो डरे नहीं हैं, वो ज़मीन से सट के ऐसी लंबी छलांग मारेंगे कि तुम लोग तहस नहस हो जाओगे। तो वही हुआ। देखिए, 2022 के अंत तक 2023 में महाभुखमरी होने वाली है यूरोप में और गल्फ में और अफ्रीका के देशों में। और आज की तारीख में यूक्रेन बड़ा वीट सप्लायर था, वो तो कुछ नहीं कर सकता। हिंदुस्तान ही बचा है जो वीट दे सकता है, चीनी दे सकता है, राइस दे सकता है। तो जाओगे कहाँ? गोल्ड लेके गोल्ड खाओगे क्या? पेट्रोल लेके पेट्रोल खाओगे क्या? गैस लेके गैस पियोगे क्या? अरे तुमको तो चावल चाहिए, चीनी चाहिए, गेहूं चाहिए, कौन देगा? हिंदुस्तान देगा। तो अब समझ में लोगों को आ गई है
जब वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी आ रहे थे हिंदुस्तान, वहाँ कटार में थे, तो क्या कहा वहाँ के हुकूमत ने कि सर हमको एश्योर कर दीजिए कि हमको आप फूड शॉर्टेज में गारंटी दीजिए कि हम सुरक्षित हैं। काहे गिड़गिड़ा रहे हो भाई, उछलो नुपुर शर्मा पे, फिर उछलो, फिर हम तुमको तारे दिखाते हैं। तो ये कूटनीति की सफलता मोदी जी की जो है, मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जिस भाषा में लोग समझते हैं उससे और कठोर भाषा में मोदी जी समझाते हैं। और मोदी जी ऐसा नहीं है, देखिए हम लोग को आर्मी में सिखाया जाता था टैक्टिकल विड्रॉल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रोमेल क्या करता था, जब वो देखता था कि उसका पोजीशन डिसएडवांटेज स्थिति में है, स्थिति ठीक नहीं है, तो टैक्टिकल विड्रॉल करता था, रीग्रुप एंड अटैक, काउंटर अटैक। वही मोदी जी करते हैं। और जो मोदी जी के कूटनीति और शतरंज के चाल के गेम्स को नहीं समझता है, मुझे उन पर तरस आता है। टैक्टिकल विड्रॉल एक टैक्टिकल विड्रॉल है। मोदी जी यदि 2 कदम पीछे लेते हैं तो मत समझो कि मोदी जी हार गए। वो 2 कदम जब आगे बढ़ेंगे ना, तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। वो जानते हैं कि किस अग्नि को कब बुझाना है और किस अग्नि को कहाँ पे प्रज्वलित करना है ताकि अगले को पेट में दर्द हो, अगला झुके। ये उनकी मास्टरी है। जो लोग कहते थे कि मोदी जी एक चाय वाला फॉरेन अफेयर्स का क्या जानता है, कांग्रेस वाले चलते थे ना, है वो क्या है, वो चाय वाला क्या फॉरेन अफेयर्स चलाएगा। आज मोदी जी की सबसे जो हिंदुस्तान की छवि बनी है, जिस तरह से कूटनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं। आज विश्व में कोई ऐसी ताकत है हिंदुस्तान को आंख दिखा दे? नेम अ कंट्री, बताओ मुझे कौन है, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप हो। क्यों? अब आंख में आंख गाड़ के मोदी जी देखते हैं। और याद करो मोदी जी का वो सेंटेंस, देश को न हम झुकने देंगे, बोला था ना, वही है, इसी का प्रत्यक्ष। तो कटार को आईना दिखा दिया गया है, तुम ये करो, हम इसके लिए तैयार हैं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो कुवैत में जो हुआ प्रदर्शनकारियों के ऊपर कि अब उनको पहले तो एक जगह पर आके रख दिया है और अब उनको उनके संबंधित देशों में भेज दिया जाएगा। मुख्यतः इसमें बांग्लादेशी पाकिस्तानियों के होने की सूचना है, लेकिन हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ भारतीय तत्व भी हैं। मैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता क्योंकि ये हम इस पर बहस करें ये ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन भारत के कुछ लोगों ने बड़ा जश्न मनाया सर कि देखो अरब कंट्रीज़ ने भारत की बड़ी मुखालफत कर दी, फॉरेन पॉलिसी तहस नहस हो गई, कहाँ गया विदेश मंत्री का डंका। ये कुछ घर के अंदर ही लोग हैं जो जब भारत का स्टैंड लेने की बात आई, मुल्क बड़ा या धर्म, तो धर्म को चुना और दिखाया कि देखो हमने तो झुका दिया अरब कंट्रीज़ की मदद से तुमको। देखिए, समस्या मुसलमानों की समस्या यही है कि कोई बच्चा पैदाइशी आतंकी नहीं होता, चाहे वो मुस्लिम बच्चा हो चाहे किसी धर्म का बच्चा हो। लेकिन उसके मन में जब आप पॉइजन जहर भरते हो तो वो आतंकी निकलेगा ना। आप यदि बोलते हो हिंदू काफिर है, आप बोलते हो हिंदू मूर्ति पूजा करता है, आप बोलते हो हिंदू को मार दो, आप बोलते हो मंदिर डिस्ट्रॉय कर दो, आप बोलते हो कि आपके ऐसा कोई धर्म ही नहीं है, बाकी सब धर्म बकवास है, आपका जो टॉलरेंस लेवल है वो ज़ीरो है, आप सबको दूसरे धर्म को घृणा की दृष्टि से देखते हो, आप शिवलिंग को बोलते हो कि वो प्राइवेट पार्ट है। उस पर भी आप मुझसे पूछिएगा अंत में, शिवलिंग प्राइवेट पार्ट है कि क्या है? इनको बेवकूफ़ों को कुछ पता ही नहीं है। चक्कर ये है, इनको कुछ पता नहीं है। अभी बता दूं, देखिए अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ, मेरा ख्याल है कहीं किसी ने नहीं बोला। आप न्यूक्लियर रिएक्टर का शेप देखे हैं? क्या शेप फॉर्म होता है? वो एनर्जी फॉर्म को कंटेन करने के वो डोम टाइप शेप ही बनता है। वही है शिवलिंग। क्योंकि शिवलिंग में दूध क्यों डाला जाता है? क्योंकि इतनी एनर्जी होती है। वो शिवलिंग का स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो एनर्जी का प्रतीक है। भगवान शिव का पूरा अंश है उसमें, तो एनर्जी फेंकता है, तो दूध से उनको शांत किया जाता है। कुछ लोग जो बोलते हैं दूध क्यों, गरीब को पिला दो। अरे बेवकूफ़, इतना एनर्जी है उसमें, दूध नहीं डाला जाएगा तो बहुत पंगा हो जाएगा। कोई प्राइवेट पार्ट पे शिव जी का 3 लाइन डाल के तिलक लगाता है क्या? तो ये समझते नहीं है
ये चक्कर ये है। तो ये लोग जो है कुवैत में, इनके लिए धर्म प्रधान था, राष्ट्र प्रधान नहीं था। आप विदेश में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके प्रतिनिधि हैं, और अपने घर को ही नीलाम कर रहे हो। वाह रे भाई मेरे वाह, अपने घर को ही नीलाम कर रहे हो। तो अब क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या हुआ? जब जयचंद को मारा गया तो पूछा गया लोगों ने कि क्यों मारे, वो तो आपका इन्फॉर्मर था। उसने क्या कहा मुस्लिम बादशाह ने? जो अपने वतन का नहीं हो सकता वो मेरा क्या होगा। तो जो अपने वतन का नहीं हो सकता, तो मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ कटार से कि इन लोग को वापस भेजा जा रहा है। देखिए, हम लोग आर्मी भी तो हम लोग सिविलियन बैकग्राउंड से जाते हैं ना। मैं तो गांव का पहला आदमी हूँ जो आर्मी ज्वाइन किया, फर्स्ट मैन। समस्तीपुर का हूँ, मोहम्मदा गांव है, पहला आदमी है जो सेना ज्वाइन किया। सेना में डिसिप्लिन क्यों है? लोग सिविल में एक महीना छुट्टी से लेट आते हैं, सेना में कुछ 24 घंटा लेट आके दिखा दे, एब्सेंट विदाउट लीव, आर्मी एक्ट सेक्शन 39B लगता है, कोर्ट मार्शल शुरू हो जाएगा। तो ये जो कानून का भय है ना, ये जरूरी है। तो जब लोग सोचते हैं कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ भी बोल देंगे विदेश में, कुछ नहीं होता, ये तो उसी कल्चर से यूज टू है ना, कुछ नहीं होता, कुछ भी बोल दो, कुछ नहीं होता। ये जो कुछ नहीं होता है ना, यही समस्या का जड़ है। यदि सेना में ये हो कि हम 10 दिन लेट आएंगे, कुछ नहीं होता, तब तो कभी कोई टाइम से छुट्टी पे आएगा नहीं। हम लोग की छुट्टी खत्म होती थी तो मान लो कल सुबह रिपोर्टिंग है, तो हम लोग मान लो पटना से मुझे दिल्ली आना है, तो हम आज शाम को चलेंगे राजधानी में तो सुबह पहुंच जाएंगे, लेकिन हम रिस्क नहीं ले सकते। मान लो 4 घंटा लेट हुआ तो मुझे तो 9 o'clock ऑफिस पहुंचना है, तो मैं तो रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं एक रात पहले चलता था। ट्रेन कितना लेट होगी? 8 घंटा, 10 घंटा, फिर मैं शाम को पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग, परसों मॉर्निंग सुबह आई ऑन ड्यूटी। तो क्यों? आर्मी एक्ट सेक्शन 39B। ये भय नहीं लोगों को, ये चक्कर है। भय नहीं, लीडर बनना, देख लेंगे। हमारा इकोसिस्टम इतना स्ट्रांग है, और हिंदुस्तान का जो मैं बताना चाहता हूँ इकोसिस्टम जो है वो इतना स्ट्रांग है क्योंकि ये आज तक यूज टू रहे हैं मनमानी करने का। अब ये बड़े श्रूडली ऑपरेट करते हैं। मुझसे पूछना इकोसिस्टम कैसे काम करता है, तो अगले प्रश्न में मैं उत्तर दूंगा, लेकिन अभी कटार पे बात हो रही तो कटार पे ही बात करता हूँ। ये खेल है। तो कटार ने बड़ा अच्छा किया, सॉरी कुवैत ने बड़ा अच्छा किया। अब क्या होगा? ये जो एग्जाम्पलरी सजा मिली है, भविष्य में कोई मुस्लिम कंट्री में कोई इंडियन मुस्लिम मुंह नहीं खोलेगा, नहीं तो पेट पे लात लगेगा। कहानी ये है। तो ये प्रेसिडेंट सेट हो रहा है ना, ये बहुत अच्छी बात है। सर, इसी पे ना मुझे एक सवाल लेना है। आपने बहुत अच्छी बात कही। पाकिस्तान बहुत उछल रहा था इन सारे मसलों पर जब से भारत के अंदर ये सारी चीज़ें हो रही थी, और अभी मैंने जब पाकिस्तान के एम्बेसी का ट्वीट देखा तो वो यूएई में अपने मुसलमान लोगों को कह रहा था, अपने नागरिकों को कह रहा था कि इस मुल्क के कानून के खिलाफ कोई काम मत करना, प्रोटेस्ट मत करना, सोशल मीडिया पर पोस्ट मत करना। यूएई भी उन देशों में से था जिसने भारत की निंदा की थी, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि यूएई के साथ भारत के संबंध बहुत बेहतर रहे। तुरंत जो ये रोल बैक हुआ है पाकिस्तान का, ये क्या बताता है कि भारत ने किस तरह से जो ये इंटरनेशनल नैरेटिव घड़ा जा रहा था उसको काउंटर किया है? एकदम काउंटर किया है। देखिए, मेरा अपना विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई किसी का नहीं है, और परिस्थिति और रिश्ता हर एक दिन बदलता रहता, हर एक दिन। इस स्थिति में मेरा क्या, मैं हार रहा हूँ, जीत रहा हूँ, मेरा फायदा है कि गैर फायदा है, उसका आकलन होता है। और उसका आकलन होने के बाद फॉरेन पॉलिसी प्रभावित होती है उसी तरह से। तो जब कटार कुवैत देख रहा है कि भैया यदि चावल गेहूँ देना है तो हिंदुस्तान के सामने तो झुकना पड़ेगा, या तो भुखमरी लो, या तो सिविल वॉर करवाओ घर में, या लोगों को मरने दो,
या हिंदुस्तान के सामने हाथ जोड़ो। विकल्प क्या है? मरता क्या न करता, बस यही है। तो और इस चीज़ में, इस कूटनीति में मोदी जी माहिर हैं। और एक मैं बहुत प्रशंसा करना चाहता हूँ मोदी जी के, कि जिस तरह से उन्होंने मिस्टर जयशंकर को फॉरेन मिनिस्टर बनाया है, आउट ऑफ द ब्लू पिकअप किया और कैबिनेट दर्जा दिया। आज देखिए किस तरह से हिंदुस्तान की गरिमा और छवि जयशंकर जी गरज गरज के सुरक्षित कर रहे हैं। मुझे बहुत गर्व होता है। और ब्यूटी ये है कि वो बड़े मीठे शब्दों में उत्तर देते हैं। जैसे यूरोप के मीडिया वाले को उत्तर दिया औरत को, तो की समस्या यूरोप का है कि यूरोप का प्रॉब्लम पूरे विश्व का प्रॉब्लम है, लेकिन विश्व का प्रॉब्लम यूरोप का प्रॉब्लम नहीं है। शट अप कॉल। तो भाई ऐसा ही होता है। कूटनीति यही है, मीठे शब्दों में बिना चिल्लाए संदेश जाना चाहिए, और संदेश इतना कड़ा होना चाहिए कि अगला समझ जाए। और चला गया जी, जाता रहेगा। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आज की तारीख में विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देख ले। आज हमारा देश छवि के ऊंचाइयों को छू रहा है, और इसका क्रेडिट जाता है मोदी जी को, फॉरेन मिनिस्टर को, NSA मिस्टर अजीत डोवाल को, मिस्टर होम मिनिस्टर जी को, ये सब क्रेडिट जाता है। तो देखिए, जब तक आप मनमानी करते रहिएगा ना, और मैं सहता रहूँगा, तो आपको साहस मिलता जाएगा। जहाँ आपने मनमानी किया एक बार, और मैं रिटेलिएट किया और आपको गहरी चोट पहुँची, आप दोबारा पंगा नहीं लेंगे। एक बार किसी पे आर्मी में एब्सेंट विदाउट लीव, 3 रेड एंट्री जवान का, आउट ऑफ द फौज। 3 बार लेट आके दिखा दो। एक बार रेडिंग एंट्री हुआ, कमांडिंग ऑफिसर वार्न कर देता है, फर्स्ट रेड एंट्री, चाहे किसी कारण पनिशमेंट मिले, लेट आना, पंगा करना, दारू पी के, रेडिंग एंट्री हो गया। सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, सेकंड टाइम में CO बोलता है, बच्चे एक और तो बाहर। सब सुधर जाते हैं, सब सुधर जाते हैं। ये जो कौशन है ना, कि ये लक्ष्मण रेखा है, ये मत क्रॉस करो। राजद्रोह करने की लक्ष्मण रेखा है, ये मत क्रॉस करो, नहीं तो परिणाम भयंकर होगा। ऐसा हो नहीं रहा था आज से 8 साल पहले। लोग समझते थे अरे कौन क्या कर लेगा, 20 करोड़ हैं, इकोसिस्टम है, लेफ्टिस्ट मीडिया है, गैंग ऑफ टुकड़े टुकड़े गैंग है, सब उनके सपोर्ट में खड़े हो जाते, चल जाते, हर शुरू कर देते हारमोनियम बजाना। ताल पे ताल मिलता है, सुर पे सुर मिलता है। मीडिया वाले भी खूब मजाक करते हैं। कुछ लोग को बैकडोर पेमेंट होता है, बस वो भी अपना सुर में सुर मिले हमारा तुम्हारा, फिर मजा आएगा। ये होता है इस देश में। अब नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। सजा मिलेगी, बहुत कठोर सजा मिलेगी। ये संदेश भेजने की जरूरत है। सर, मैं अभी कई प्रोटेस्टों को कवर करके आया हूँ आपके पास। एक बड़ा सवाल ये है कि लोग बोल रहे हैं कि बुलडोज़र का एक्शन गलत है, क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है। आपका इस पे क्या कहना है कि इस तरीके का जो उन्माद फैलाया जा रहा है, उसको रोकने का यही एकमात्र तरीका है? कई तरीके हैं। जैसे मेरे पास 16, 17, 18 पॉइंट है। सब गिनाऊं? जी सर। 18 पॉइंट, मेरा ख्याल 18 से 20 भी हो सकता है। पहले आपने बुलडोज़र पे रेज किया। देखिए, हम लोग को सेना में सिखाया जाता था, जब हम जूनियर ऑफिसर थे, जब मिलिट्री लॉ का क्लास लिया जाता था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यदि न्याय देने में देरी हुई तो न्याय नहीं हुआ। तो यदि किसी ने कानून को तोड़ा, राजद्रोह किया, और यदि एक चीज़ बताओ, JNU में टुकड़े टुकड़े गैंग हुए, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे, अफजल गरू साहब शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोला, क्या हुआ उनका? क्या हुआ बताओ? जो ऐसे इस देश में सोचते हैं कि हम कानून के ऊपर हैं, वो तो करेंगे, उनको तो साहस मिलता है। लेकिन इसका मतलब है कोई भी कानून तोड़े, लक्ष्मण रेखा क्रॉस करे, 24 घंटा में रिजल्ट सरकार है, एग्जिस्ट करती है, वो दिखना चाहिए। कैसे दिखेगी? दिखेगी कि जो लोग ने गैर कानूनी तरीके से घर बनाया,
रिकॉर्ड सरकार के पास है, तोड़ो भाई। आपने गैर कानूनी घर बनाया ना, तो आप लक्ष्मण रेखा क्रॉस किए ना, तोड़ देंगे। इलीगल कंस्ट्रक्शन टूटना चाहिए या नहीं टूटना चाहिए, आप बता दो। 100% टूटना चाहिए, मैं इसके समर्थन में हूँ। तो फिर तो एक तो ये है, तो दो चीज़ है, इलीगल कंस्ट्रक्शन टूटना चाहिए, बुलडोजर से टूटेगा, वही योगी जी कर रहे हैं। और सरकार हरकत में है, वो दिखना चाहिए 24 घंटे के अंदर, वो दिख रहा है भाई। आज सब दंगाइयों कितना 200 से 300 ज़्यादा अरेस्ट हुए, और सबकी बहुत अच्छी स्पेशल खातिर हो रही है। अब लोगों को पता चल रहा है। अब मौलवी लोग बोल रहे हैं बच्चे हैं, गलती हो गई, हम लोग से गलती हो गई। अरे 47 से तो गलती ही कर रहे हो भाई, कब तक गलती करोगे। अब आपने दूसरा प्रश्न पूछा, तो मैंने आपको कहा 18-20 पॉइंट है। मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहला कि दंगाइयों को ये बहुत कड़ा संदेश देने की जरूरत है कि लक्ष्मण क्रॉस करने की सज़ा बहुत भयंकर होगा, वो दिखना चाहिए, पहला बात। दूसरी बात, स्टोन पेल्टर्स जो है वो आतंकी घोषित हों, और जैसे जम्मू एंड कश्मीर में स्टोन पेल्टर्स को सेना ट्रीट करती है वैसे ट्रीट किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि पत्थरबाज जम्मू एंड कश्मीर में उस पर यदि सेना गोली चलाती है तो कानून नहीं तोड़ रहे, वो सही है। पूरे देश में पत्थरबाज आतंकी हो। जिस मस्जिद से कि अटेंड करके लोग नमाज बाहर निकलते हैं, और वहाँ तो मौलवी भड़काता, तभी तो ये पत्थरबाजी करते हैं, उस मौलवी को अरेस्ट किया जाए, उसकी तनख्वाह उनका बंद, मस्जिद सील। इलेक्ट्रिसिटी यदि पेमेंट नहीं हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कट, बंद करो। जो लोग पत्थर सप्लाई किए हैं वो भी आतंकी हैं, उनको भी आतंकी तरह ट्रीट करो। जो फॉरेन फंडिंग रिसीव किए हैं, जैसे हयात ने रिसीव किया 50 करोड़, ये तो हवाला टेरर फंडिंग है भाई। यदि मान लो नुपुर शर्मा, एक सेकंड मान लेता है, यदि नुपुर शर्मा ने गलत बोला तो वही चीज़ तो वीडियो घूम रहा है जाकिर नायक का, तो क्यों नहीं बोलते हो सर तन से जुदा कर देंगे, क्यों नहीं बोलते भाई? क्योंकि वो मुसलमान है। मुस्लिम कैन डू नो रॉन्ग। मुस्लिम नबी को इंसल्ट कर दे, चुप। नुपुर बेचारी जो हदीस कोट कर रही है तो हंगामा। ये क्या है यार, ये चलेगा क्या? तुम क्यों नहीं जाकिर नायक को बोलते हो सर तन से जुदा, क्यों नहीं बोलते हो? मेरे पास तो वीडियो पड़ा हुआ है, एक नहीं 4-4, जिसमें बोल रहा है जाकिर नायक कि सत्य है। और जो लोग बोलते हैं फिगर 9 का 19 वो गलत है, मैं बोल रहा हूँ ये फिगर जो नुपुर ने बोला। तो या तो आप बोल दो हदीस गलत है, या बोल दो जाकिर नायक गलत है, या बोलो जाकिर नायक को हम मार देंगे, 50 लाख का हम बाउंटी अनाउंस करते हैं, कोई मार दे उसका सर लिया है। वहाँ सब चुप हो जाते हैं। जो राजद्रोही इकोसिस्टम है वो चुप हो जाता है। तो फिर मैं डिफाइन करता हूँ, इस देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। मोदी जी को सब पता है। षड्यंत्रकारी का जो इकोसिस्टम है ना, सबको घेर घेर के सबक सिखाने की जरूरत है, घेर घेर के, तभी भारत माँ सुरक्षित रहेगी। भारत माँ के अंदर, यहाँ देश में रहने वाले हमारी माँ को लोग डस रहे हैं सपोले, और लोग तमाशा देख रहे हैं। क्या हम अपने माँ को सुरक्षित नहीं कर सकते? हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम भारत माँ को, वो MF हुसैन हमारी देवी देवताओं कितना इंसल्ट किया। कटार भागा, कटार ने असाइलम दे दिया। क्यों भाई, क्यों? ये सब हिंदुओं की गलती है, सहते रहे हैं। अब इनको कष्ट हो रहा है कि हिंदू जाग रहा है, तो हिंदू जागेगा तो फिर तो महाकष्ट है, महाकष्ट है। ये समस्या ही है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश है ना, इसका बहुत गंभीर रूप है। जितने NGO चल रहे थे, जिसको काफ़ी बैन किया गया है, सब फंडिंग ले रहे थे हिंदुस्तान के खिलाफ।
एक पॉलिटिशियन है, नाम नहीं लूँगा, 26 NGO से पैसा लिया बनारस के लिए। बनारस के लिए तो आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं हम समझ सकते हैं। 26 NGO, 24 नहीं बोल रहा हूँ, 25 नहीं बोल रहा हूँ, 26, 27 नहीं बोल रहा हूँ, 26। क्या कर लिया हम लोगों ने उसका? क्या कर लिया? क्या सबूत नहीं है हमारे पास? है, क्या कर लिया? जब इस तरह की पॉलिटिकल सिस्टम चलेगी तो राजद्रोह होगा। तो हमको उत्तर ढूंढना पड़ेगा, भारत माता को कैसे सुरक्षित किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। इस वीडियो पर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो उस चीज़ को भी कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं, और अगर आप हमारी बात से असहमत हैं तो हमें करेक्ट करने की कोशिश करें। हम अगली बार उन सवालों को लेने का भी प्रयास करेंगे जो कमेंट बॉक्स में लिखे जाएंगे। धन्यवाद।